ओ शिट, ये क्या हुआ? अब मैं खराब कपड़ों के साथ शादी कैसे अटेंड करूंगी? मीरा अपने दूर के रिश्तेदार और बचपन के दोस्त राघव के साथ अपनी दोस्त की शादी पर जा रही थी। रास्ते में उसे पहली बार पीरियड्स आए तो वो घबरा गई। राघव, मुझे प्यास लगी है, गाड़ी रोको। उसने बहाने से राघव को बाहर भेजा। राघव ने गाड़ी साइड पर लगाई और पानी लेने गया। मीरा ने जल्दी से अपना ट्राउजर उतारा और अपने बैग से पैड निकालकर उसे फिक्स करने लगी। अचानक राघव वापस आ गया। ये तुम क्या कर रही हो? परेशानी और शर्म के मारे वो रोने लगी। राघव सारा मामला समझ गया। बुद्धू लड़की, ऐसे फिक्स नहीं करते इसे। अभी वो उसे समझा ही रहा था कि बाहर पुलिस वाले ने नॉक किया। ये गाड़ी में क्या हो रहा है प्यारे? बाहर निकलो। पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई। घर का नंबर बताओ लड़की। जी, हमें आपके दोनों बच्चे मार्केट की पार्किंग में बिना कपड़ों के डेट मारते मिले हैं और आपकी लाडली की पवित्रता। राघव, गाड़ी रोको, मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही है। मीरा ने गाड़ी का डैशबोर्ड को मजबूती से थामते हुए कहा। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। राघव ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक नजर मीरा पर डाली और हल्का सा मुस्कुराया। मीरा, अभी तो 10 मिनट पहले हम घर से निकले हैं, इतनी जल्दी क्या प्यास लग गई? शादी पर पहुंचने में पहली देर हो रही है, अब रास्ते में मजीद टाइम वेस्ट मत करो। नहीं राघव, आपको नहीं पता, मुझे वाकई में बहुत शदीद प्यास लगी है। आप बस 2 मिनट के लिए गाड़ी किसी दुकान के पास रोक लें प्लीज। मीरा ने तकरीबन मिन्नत करते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगी थीं। असल बात कुछ और ही थी। मीरा को शदीद दर्द का एहसास हुआ था। ये उसकी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो इतनी घबरा गई थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो शादी वाले घर में इस तरह खराब कपड़ों के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन राघव को खुलकर बता भी नहीं सकती थी क्योंकि लाज और शर्म की वजह से उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। राघव ने उसकी पीली पड़ती हुई रंगत देखी तो उसे लगा कि शायद वाकई गर्मी या घबराहट की वजह से उसका गला सूख रहा है। उसने गाड़ी की रफ्तार कम की और एक मार्केट की सुनसान पार्किंग के पास, जहां कुछ दुकानें खुली थीं, गाड़ी साइड पर लगा दी। अच्छा बाबा, तुम बैठो, मैं सामने दुकान से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता हूँ। तुम रिलैक्स होकर बैठो। राघव ने गाड़ी का इंजन बंद करते हुए कहा और बाहर निकल गया। जैसे राघव चंद कदम दूर गया, मीरा ने जल्दी से गाड़ी के तमाम दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पिछली सीट पर रखा अपना बड़ा हैंडबैग खींचा। उसकी माँ ने कुछ दिन पहले इमरजेंसी के लिए कुछ सामान बैग में रख कर दिया था और कहा था कि तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उस पर मीरा को अपनी माँ की बात याद आई। उसकी आंखों में खौफ और शर्म के मारे आंसू बह रहे थे। वो कांपते हाथों से इसे फिक्स करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि अचानक गाड़ी के लॉक खुलने की आवाज आई। राघव अपना वॉलेट गाड़ी में भूल गया था, इसलिए वो आधे रास्ते से वापस आ गया था। उसने चाबी के रिमोट से गाड़ी अनलॉक की और जैसे ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर सुन रह गया। मीरा सामने सुकड़ी बैठी थी और जारो जार रो रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? राघव के मुंह से बेख्तियार निकला और उसका रंग उड़ गया। राघव, बाहर जाएं, प्लीज बाहर जाएं। मीरा ने चलाते हुए अपना दुपट्टा जल्दी से खुद पर ढांपने की कोशिश की और मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, मुझे बचा लें प्लीज। राघव जो पहले लम्हे शशदार रह गया, मीरा के अल्फाज और उसके हाथ में मौजूद सामान देखकर फौरन सारा मामला समझ गया। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। उसे अंदाजा हो गया कि मीरा को क्या हुआ है और बस अचानक हुई इस घबराहट और जानकारी ने ना होने की वजह से वो खौफजदा हो गई है। राघव ने फौरन अपनी नसें झुका ली और नरमी से बोला, मीरा आराम से, रो मत, संभालो अपने आप को। उसने गाड़ी का दरवाजा आधा बंद किया ताकि बाहर से कोई ना देख सके और खुद बाहर खड़ा होकर मीरा को तसल्ली देने लगा। बुद्धू लड़की, तुम इतनी सी बात पर रो रही हो और गाड़ी के अंदर इस तरह कौन ये सब करता है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ये आंटी को कॉल करनी चाहिए थी।
ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, हर लड़की के साथ होता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे मुझे डर लग रहा है राघव, मीरा ने सिसकियों के दरमियान कहा। कुछ नहीं होता, तुम पहले खुद को संभाल लो, दुपट्टा ऊपर करो और कपड़े अच्छे से ठीक करो। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बताना। हम वापस घर चलते हैं। शादी पर जाना जरूरी नहीं है, राघव ने बड़े भाई की तरह उसे हौसला देते हुए कहा। मीरा ने जल्दी जल्दी रोते हुए सर हाँ में हिलाए कि अचानक गाड़ी की खिड़की पर एक जबरदस्त थपथपाहट हुई। टक टक टक। गाड़ी के शीशे पर एक तेज टॉर्च की रोशनी पड़ी। मीरा खौफ के मारे चीख उठी और राघव झटका खाकर पीछे हटा। बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे। एक पुलिस वाले की मूछें ताव में थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे करने का इशारा किया। ओए, ये क्या ड्रामा चल रहा है रात के वक्त यहाँ? पुलिस वाले ने रोबदार आवाज में पूछा और गाड़ी के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। रोशनी सीधी मीरा पर पड़ी, जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके कपड़े बेतरतीब थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव ने फौरन आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा ढांपने की कोशिश की और अंदर से बोला, जनाब, कोई गलत बात नहीं है, ये मेरे परिवार की लड़की है। इसकी अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हम डॉक्टर के पास जाने का सोच रहे थे। अच्छा, तबीयत खराब हो रही थी? दूसरे पुलिस वाले ने विवान गटमग तरीके से कहा। हमें बुद्धू समझते हो? गाड़ी के अंदर लड़की रो रही है और तुम कह रहे हो कि तबीयत खराब है। तुम दोनों यहाँ क्या गुल खिला रहे हो? हमें सब समझ आ रहा है। सर, भगवान का खौफ करें, आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। राघव ने गुस्से और परेशानी के आलम में कहा, ये मेरी बहनों जैसी है, एक घरेलू मसला है, प्लीज मामले को समझें। बहनों जैसी है, बहन तो नहीं। थाने चलकर बताना कि कौन किसकी बहन है। पहले पुलिस वाले ने सख्ती से राघव की गिरबान पकड़ा और उसे पीछे धकेला। बाहर निकल गाड़ी से। और ये लड़की, तू भी सीधी तरह बाहर आ। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा समाज खराब हो रहा है। सर, प्लीज मेरी बात सुने, हम इज्जतदार लोग हैं। राघव ने मिन्नत समाजित की, लेकिन पुलिस वाले रिश्वत बटोरने और मामले को गलत रंग देने के मूड में थे। ज्यादा बकवास मत करो, वरना यहीं थप्पड़ जड़ दूंगा। चलो थाने। उन्होंने मीरा को कपड़े ठीक करने का मौका भी सही से नहीं दिया और दोनों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। मीरा का रो रोकर बुरा हाल था। वो बार बार अपने दुपट्टे में मुंह छुपाए सिसकियां ले रही थी, जबकि राघव का दिल खौफ और घबराहट से डूब रहा था कि अब घर वालों को क्या जवाब देगा। थाने का माहौल इंतहाई सर्द और खौफनाक था। एसएचओ अपनी टेबल पर बैठा चाय पी रहा था और सामने खड़े राघव और मीरा को घृणा से देख रहा था। तो इंस्पेक्टर साहब, ये जोड़ा कहाँ से बरामद हुआ है? एसएचओ ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। सर, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बिल्कुल अशोभनीय स्थिति में पाए गए। लड़की रो रही थी और ये जनाब सफाइयां दे रहे थे कि परिवार से है। पुलिस वाले ने नमक मिर्च लगाकर झूठा वाकया बयान किया। सर, ये झूठ बोल रहे हैं, राघव ने तड़प कर कहा। इसे एक स्त्री समस्या हो गई थी। वो पहली बार इस स्थिति से गुजरी थी और डर गई थी। मैं सिर्फ इसकी मदद कर रहा था। आप चाहें तो हमारी महिला पुलिस से इसका चेकअप करवा लें, हम बेगुनाह हैं। एसएचओ ने ठेका लगाया। ओहो, वाह भाई वाह, क्या नई कहानी गढ़ी है। थाने में आने वाले हर लड़का लड़की यही कहते हैं कि हम तो पवित्र हैं। चलो, ज्यादा ड्रामे ना करो, घर का नंबर बताओ अपने। सर, प्लीज घर कॉल मत करें, बहुत बात बिगड़ जाएगी। हम दोनों बिल्कुल साफ हैं, आप हमसे जो जुर्माना लेना चाहते हैं ले लें। राघव ने गिड़गिड़ा कर कहा, क्योंकि वो जानता था कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में इस बात का क्या असर होगा। तुम हमें रिश्वत दे रहे हो? एसएचओ ने टेबल पर हाथ मारा। नंबर बताओ खामोशी से, वरना दोनों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। मीरा ने खौफ के मारे राघव का बाजू थाम लिया। राघव के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने कांपती आवाज में अपने घर का लैंडलाइन नंबर बोल दिया। एसएचओ ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से मीरा के पिता ने फोन उठाया।
हेलो, कौन? एसएचओ के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आई और उसने कड़कदार आवाज में कहा, हम सिटी थाने से बात कर रहे हैं। हमें आपके दोनों बच्चे मार्केट की पार्किंग में डेट मारते मिले हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तनवीर जी के हाथ से फोन का रिसीवर छूट कर बजा। उनका रंग लम्हों में पीला पड़ गया और चेहरे पर शदीद सदमे के आसार नुमाया हो गए। घर के वाजे लाउंज में, जहां चंद मिनट पहले तक बच्चों के कहके और रिश्तेदारों की गपशप की आवाजें गूंज रही थीं, अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। सभी कजन्स अनाया, सायना और समर अपने फोन छोड़कर तनवीर जी की तरफ देखने लगे। क्या हुआ तनवीर? किसका फोन है? सोफे पर भागते हुए दादाजी ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाते हुए तशवीश से पूछा। तनवीर जी की आवाज हलक में अटक गई थी। उन्होंने कांपते हुए होंठों के साथ घर के तमाम अफराद पर एक नजर डाली। वो थाने से फोन आया था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने राघव और मीरा को मार्केट की पार्किंग में गाड़ी के अंदर गलत हालत में पकड़ा है। ये जुमला सुनना था कि जैसे पूरे घर पर बिजली गिर पड़ी हो। मीरा की माता जी ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक दर्दनाक चीख के साथ सोफे पर गिर पड़ी। हाय भगवान, ये तुम क्या कह रही हो राकेश? रमेश जी, समीर के पिता, तड़प कर अपनी जगह से उठे। समीर ऐसा सोच भी नहीं सकता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं रमेश। राकेश जी ने अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ तैर रहा था। इंस्पेक्टर ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो फौरन थाने पहुंचो, वरना कल सुबह दोनों की तस्वीरें अखबार में होंगी। घर में एकदम हंगामा बरपा हो गया। सभी के चेहरों पर हकारत और सदमे के तासुरात फैल गए। कजन एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे और दबी दबी सरगोशियां शुरू हो गईं। रात के 12 बज रहे थे। थाने की पुलिस चौकी के सामने राकेश जी और रमेश जी बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। अंदर एक गंदे से बेंच पर माया अपनी चुनरी में मुंह छुपाए जारो जार रो रही थी, जबकि समीर सर झुकाए मुठियां बींचे करीब ही खड़ा था। देखें इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत इज्जतदार और खानदानी लोग हैं। रमेश जी ने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में इल्तिजा और लर्जिश थी। आप जो चाहें कर लें, लेकिन इस मामले को यहीं खत्म कर दें। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। इंस्पेक्टर ने अपने सामने रखी चाय की प्याली को साइड पर किया और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, रमेश जी, जब बच्चे सड़कों पर और गाड़ियों के अंदर ये गुल खिला रहे होते हैं ना, तब खानदानी इज्जत कहाँ जाती है? हम तुम पर केस बनाने लगे ना, तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा मत करें। राकेश जी ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर के सामने अपना हाथ फैला दिया। हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप बताएं इस बात को दबाने के लिए क्या करना होगा? इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल की तरफ देखा। इशारा समझकर कांस्टेबल ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। देखो, बात सीधी है। इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। केस दबाने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, 1 रुपया कम नहीं होगा। अगर रकम मंजूर है तो अभी गाड़ी की चाबी और बच्चों को ले जाओ, वरना सुबह अदालत में पेशी होगी। पूरा खानदान जानता था कि ये सीधी सीधी डकैती और रिश्वत थी, लेकिन इस वक्त उनकी इज्जत की डोर पुलिस के हाथ में थी। रमेश जी ने बगैर कुछ सवाल किए फौरन पैसे मंगवाकर 5 लाख रुपए की भारी रकम इंस्पेक्टर के हवाले कर दी। चलो अब निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा अपने बच्चों को जरा लगाम देकर रखना, इंस्पेक्टर ने पैसे गिनते हुए कहा। जब वो दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचे तो घर के मुखिया हॉल में पूरा खानदान इकट्ठा था। माहौल इतना भारी और जहरीला था कि दम घुटा हुआ महसूस हो रहा था। जैसे माया और समीर ने अंदर कदम रखा, दाजी ने अपनी लाठी जोर से फर्श पर मारी। ठहर जाओ, कदम मत बढ़ाना आगे। दादी की दर आवाज से माया सहम कर समीर के पीछे छुपने लगी, लेकिन समीर ने उसे संभाला। माया की माता जी तड़पती हुई आगे बढ़ी और उन्होंने बगैर कुछ सुने माया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। काश काश तुम पैदा होते ही मर गई होती। आज तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया। मम्मी, मेरी बात तो सुने। माया ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान की कसम मैं बेकसूर हूँ। मुझे
मुझे तब मेडिकल इशू हुआ था। खामोश, बिल्कुल खामोश। बड़ी ताईजी ने दरमियान में कूदते हुए माया को टोका। अब इस बेहयाई को छुपाने के लिए बीमारियां और बहाने तराश रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हें हया नाम की चीज का नहीं पता। समीर ने तड़प कर अपने बाप की तरफ देखा। पापा, आप तो मेरी बात सुने। मैं कसम खाने को तैयार हूं, ऐसा कुछ नहीं था जैसे पुलिस वाले बता रहे हैं। गाड़ी में माया रो रही थी। उसे पहली बार यही प्रॉब्लम हुई थी और वो डर गई थी। मैं सिर्फ एक भाई की तरह उसकी मदद कर रहा था, उसे तसल्ली दे रहा था। बकवास बंद करो समीर। रमेश जी ने गुस्से में लाल पीले होते हुए अपने बेटे को गिरेबान से पकड़ लिया। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर कुछ नहीं था तो पुलिस तुम्हें मुफ्त में पकड़कर थाने ले गई। तुमने हमारे खानदान के नाम पर वो दाग लगाया है जो अब कभी नहीं धुल सकता। तुम दोनों ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। दादी जी ने कांपती हुई आवाज में इंतहाई सख्ती से कहा, हमें समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कल जब रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि हमारे बच्चे रात के अंधेरे में गाड़ियों में क्या कर रहे थे। दादी, आप पुलिस वालों की बात पर यकीन कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चों पर नहीं। समीर ने मेहनत भरे लहजे में कहा। उसकी आंखों में भी अब नाइंसाफी पर आंसू बह रहे थे। आप लेडी डॉक्टर को बुला लें, माया का मेडिकल करवा लें। हम बिल्कुल निष्पाप है। बस कर दो समीर। राकेश जी ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। अब मजीद अपनी सफाइयां देकर हमारा सर शर्म से झुकाने की जरूरत नहीं है। पुलिस वालों ने जो कुछ आंखों देखा हाल बताया, उसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं बचती। हॉल में मौजूद तमाम कजन्स जो कल तक माया और समीर के साथ हंसते खेलते थे, आज उन्हें यूं देख रहे थे जैसे वो कोई मुजरिम हो। किसी एक एक चेहरे पर भी रहम या यकीन का आसार नहीं थे। तुम दोनों ने जो पाप किया है उसकी सजा पूरा खानदान भुगतेगा। दादी ने फैसला कुन अंदाज में कहा और मुंह मोड़ लिया। आज के बाद तुम दोनों में से कोई भी सफाई देने की कोशिश नहीं करेगा। तुम दोनों ने इस घर की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा दी है। माया फर्श पर बैठकर सिसकियां ले रही थी और समीर छत की तरफ देखता रह गया। वो दोनों सच्चे थे लेकिन उनकी सच्चाई पर खानदान की बदगुमानी और पुलिस के झूठ का इतना गहरा पर्दा पड़ चुका था कि अब कोई भी सच देखने को तैयार नहीं था। अगली सुबह घर का माहौल किसी मातम कदेगा मंजर पेश कर रहा था। सूरज की किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी लेकिन हॉल में मौजूद हर शख्स का चेहरा तारीख और संजीदा था। रात भर किसी की आंख में नींद नहीं आई थी। हॉल के बीचों बीच दादी अपनी मुखिया कुर्सी पर विराजमान थे, जबकि उनके खानदान के तमाम बड़े राकेश जी, रमेश जी और दीगर चाचा ताइयां सर झुकाए बैठे थे। माया कोने में सोफे पर सिमटी हुई रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा जर्द पड़ चुका था। दूसरी तरफ समीर दीवार से टेक लगाए खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में गहरे दुख और गुस्से की लकीरें नुमाया थीं। दादी ने अपनी लाठी की नोक को जमीन पर सख्ती से मारा, जिसकी आवाज से पूरा हॉल कांप उठा। हमने रात भर मीच विचार किया। दादी ने इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में कहना शुरू किया, जो बदनामी और दाग खानदान के माथे पर लग चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता। पर यह थाने में जो बात पहुंच गई वो कल को पूरे खानदान और मोहल्ले में फैल जाएगी। पिताजी, लेकिन हम क्या करें? रमेश जी ने नम आंखों से पूछा। हम इस जिल्लत के सामने कैसे करेंगे? लोग सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? जवाब सिर्फ एक ही है। दादी ने माया और समीर पर एक नफरत अंगेज नजर डाली। इस बदनामी पर पर्दा डालने की एक ही तरीका है कि उन दोनों का फेरा करवा दिया जाए, उनका विवाह कर दिया जाए। ये सुनते ही माया ने तड़प कर सर उठाया। नहीं दादी, भगवान के लिए ऐसा मत कहें। समीर लाला मेरे भाइयों की तरह, वो मेरे कजन है। जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, हमने कोई गलत काम नहीं किया। खामोश रहो बेहया लड़की। उसकी माँ ने तभी उसका बाजू भींचा। तुमने बोलने का हक कल रात ही खो दिया। तुम्हारी वजह से आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम तुम्हारा विवाह करके तुम्हें संभाल रहे हैं, वरना ऐसी लड़कियों को तो लोग त्याग देते हैं। समीर ने भी तड़प कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पापा, मेरी बात सुने। अगर आप हमारा विवाह यूं जबरदस्ती करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने वाकई पाप किए हैं। हम बेकसूर हैं। आप हमारा सच क्यों नहीं मानते?
समीर, रमेश जी ने गुस्से से अपने बेटे को घूरा। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि चुपचाप रस्म पूरी करो, वरना मैं भी इसी वक्त तुमसे अपने पिता का रिश्ता खत्म कर दूंगा। 10 मिनट के अंदर एक स्थानीय पंडित जी को चुपके से घर बुलाया गया। ना कोई खुशी थी, ना कोई मिठाई और ना कोई विवाह की रवायती मुबारकबाद के अल्फाज। फिजा में सिर्फ माया की ससकने की आवाजें थी। पंडित जी ने मंत्रा पढ़ना और कागजी कार्रवाई शुरू की। माया, क्या आपको समीर अपने पति के रूप में स्वीकार है? माया के हलक से सिर्फ एक आह निकली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और धमकी थी। बोल माया, बोल। माँ ने दबी आवाज में उसे झंझोड़ा। माया ने आंसू बहाते हुए 3 बार इंतहाई बेबसी से स्वीकार है कह दिया। उसके बाद समीर के सामने कागजात रखे गए। समीर ने अपने बाप के सख्त चेहरे पर नजर डाली, फिर माया के जारो जार रोती हुई हालत देखी। उसने शदीद घुटन और मजबूरी के आलम में पेन उठाया और हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी के आशीर्वाद देकर जाते ही घर का माहौल खुशगवार होने के बजाय मजीद जहरीला हो गया। लो जी, बदनामी का दाग छुपाने के लिए विवाह का ड्रामा भी हो गया। बड़ी ताई जी ने तंज के तीर चलाते हुए कहा, लेकिन याद रखना, इस रिश्ते से तुम लोगों का पाप नहीं धुल जाएगा। पूरा खानदान जानता है कि तुम दोनों ने क्या करतूत दिखाए हैं। काश मेरी कोई बेटी ना होती। माया की माँ ने मुंह फेरते हुए कहा, आज मेरी खोक पर दाग लग गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी माया। माया ने अपनी माँ के पान पकड़ने की कोशिश की। मम्मी, मेरी बात तो सुने, मुझे माफ कर दें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माँ ने अपने दामन झटक कर उसे दूर धकेल दिया। दूर हटो मुझसे, अब मेरी नजरों के सामने मत आना। समीर ने अपनी माँ और बाप के सामने हाथ जोड़े। मम्मी पापा, आप लोग भी हमें गलत समझ रहे हैं। आपको अपने बेटे पर जरा भी भरोसा नहीं। रमेश जी ने मुंह मोड़ लिया। भरोसा? तुमने उस भरोसे के टुकड़े टुकड़े कर दिए समीर। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दाजी ने अपनी जगह से उठते हुए राकेश जी और रमेश जी की तरफ देखा। इस घर में मैं इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। दाजी के सख्त अल्फाज गूंजे, अगर ये दोनों इस घर में रहे तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रमेश जी ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और उसे हॉल के बीच में पकड़े शीशे की मेज पर जोर से फेंक दिया। ये लो। रमेश जी ने समीर से कहा। उनके लहजे में बेरुखी थी। शहर के आखिरी कोने में पुरानी बस्ती के पास हमारा एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट है। तुम दोनों अभी के अभी अपना सामान समेटो और वहां शिफ्ट हो जाओ। समीर सुन रह गया। पापा, आप हमें यूं घर से निकाल रहे हैं? ये तुम लोगों की सजा है, राकेश जी ने खरीदार आवाज में कहा। हम नहीं चाहते कि तुम लोग हमारी नजरों के सामने रहो। वहां जाओ और अपनी अलग दुनिया बसाओ। खानदान के किसी कजन, किसी बड़े से तुम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर कभी इस घर की तरफ कदम भी बढ़ाया तो याद रखना, हम पुलिस को बुला लेंगे। तमाम कजन्स जो कल तक उनके बेहतरीन दोस्त थे, खामोशी से दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी एक ने भी माया या समीर के पक्ष में एक लफ्ज नहीं बोला। सबके चेहरों पर बेरुखी और हकारत थी। माया अपने कमरे में गई और एक छोटे से सूटकेस में अपना चंद जरूरी कपड़े पैक करने लगी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। जिस घर में वो पैदा हुई, जहां उसने अपना बचपन गुजारा, आज वही घर उसके लिए पराया हो चुका था, और वो भी एक ऐसे पाप की सजा में जो उसने कभी किया ही नहीं था। 10 मिनट बाद समीर और माया अपने छोटे छोटे सूटकेस हाथों में थामते घर की दहलीज पर खड़े थे। चलो यहां से, रमेश जी ने दरवाजे के पास खड़े होकर बगैर उनकी तरफ देखे कहा, और खबरदार, अब इस खानदान से कोई रिश्ता कायम रखने की कोशिश मत करना। हमारे लिए तुम दोनों मर चुके हो। दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया गया। बाहर तेज धूप थी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। समीर ने सूटकेस जमीन पर रखा और माया की तरफ देखा, जो खामोशी से आंसू बहा रही थी। रो मत माया। समीर ने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश की, हालांकि उसका अपना अंदर वीरान हो चुका था। हमें यहां से जाना होगा। चलो एक टैक्सी रोकते हैं। शहर के आखिरी कोने में वो इमारत काफी पुरानी और धूल भरी थी। गली तंग थी और चारों तरफ सन्नाटा था। समीर ने फ्लैट का पुराना कुंडा खोला और दरवाजा धकेला।
अंदर दाखिल होते ही एक स्टील और सुनसान मकान की बू ने उनका इस्तकबाल किया। फ्लैट में सिर्फ 2 छोटे कमरे, एक छोटा सा किचन और एक वॉशरूम था। दीवारों के पेंट उखाड़ रहे थे और हर तरफ धूल की तह जमी हुई थी। बड़े और आलीशान घर के मुकाबले में ये जगह किसी जेल की तरह थी। माया ने खाली कमरे के कोने में अपना सूटकेस रखा और जमीन पर बैठकर अपने घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने हमें निकाल दिया लाला। हमारे अपने घर वालों ने हम पर एतबार नहीं किया। उसकी हिचकियां बंद गई थीं। समीर ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसने माया के करीब जाकर घुटने टेके। वो जानता था कि उनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर बदल चुकी हैं। वो आलीशान माहौल से निकलकर एक बेरहम और तन्हा दुनिया में आ फंसे थे, जहां उनका सहारा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की सच्चाई थी। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट दिन के वक्त भी वीरान और उदास नजर आता था। उस नए और अजनबी माहौल में काफी समय गुजर चुका था, लेकिन माया के लिए वक्त जैसे वहीं थम गया था। वहां उसके अपने घर वालों ने उसका हाथ छोड़ा था। वो दिन भर कमरे के कोने में दीवार के साथ टेक लगाए बैठी रहती। आंखों के नीचे गहरे खड्डे पड़ चुके थे, होंठ खुश्क और चेहरे की रंगत जर्द हो चुकी थी। वो ना सही से कुछ खाती थी और ना ही सही से बात करती थी। जब घर के ताने और अपनी माँ के थप्पड़ की याद आती, उसकी आंखों से आंसुओं का नया तूफान जारी हो जाता। समीर रसोई से चाय के 2 कप और बिस्किट की एक प्लेट लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक नजर फर्श पर बेसुध बैठी माया पर डाली और एक गहरी सांस भरी। समीर के लिए भी सब कुछ किसी कयामत से कम नहीं था। उसका करियर, उसका भविष्य, उसका खानदानी इज्जत, सब कुछ एक रात में खाक में मिल चुका था। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने भी हिम्मत हार दी तो माया बिल्कुल टूटकर बिखर जाएगी। उसने अपने तमाम दुख को दिल के किसी कोने में छुपाया और चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट सजाई। माया उठो, चाय पी लो। समीर ने चाय का कप नीचे रखते हुए बिल्कुल नर्म और शफकत भरे लहजे में कहा। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने घुटनों में मजीद सर देकर बैठ गई। माया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। समीर ने उसके करीब बैठकर उसके सर पर हाथ रखा। पिछले 3 दिन से तुमने ढंग से कुछ नहीं खाया। इस तरह कब तक रोती रहोगी? माया ने रोते हुए अपना सूजा हुआ चेहरा ऊपर उठाया। लाला, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी माँ ने मुझे एक बार भी गले नहीं लगाया। मेरे पिता ने मुझे देखकर धक्के देकर निकाल दिया। मैं उनकी बेटी थी लाला। वो पुलिस वाले के झूठ पर यकीन कर गए, लेकिन अपने बच्चों पर नहीं। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि समीर ने अपना दिल भर आया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। माया, मेरी बात गौर से सुनो। समीर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा था और हमारे घर वालों ने हम पर जुल्म किया। लेकिन अगर तुम इस तरह रो रो कर खुद को खत्म कर लोगी तो तुम उनके इस गलत फैसले को सच साबित कर दोगी। क्या तुम चाहती हो कि लोग कहें कि तुम वाकई पाप थी? नहीं, मैं पापी नहीं हूं, माया ने तड़प कर कहा। तो फिर साबित करो, समीर ने मजबूत आवाज में कहा। हम दोनों जानते हैं कि हम निष्पाप हैं। ईश्वर जानता है कि उस रात हम दोनों बेकसूर थे। जब भगवान हमारे साथ है तो हमें दुनिया के गलत फैसलों से लड़ने की जरूरत है। तो मेरी बहनों जैसी कजन थी और आज मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और तुम्हारा दोस्त भी। मैं तुम्हें यूं बिखरने नहीं दूंगा। माया ने नम आंखों से समीर को देखा। इस बदली हुई दुनिया में समीर की शख्सियत उसके लिए एक मजबूत सहारा थी, जिसके साए तले वो सुरक्षित महसूस कर सकती थी। उसके कांपते हुए हाथों से चाय का कप उठा लिया। चंद दिनों बाद समीर ने फ्लैट के हालात को किसी हद तक बेहतर कर लिया था। उसने अपनी बचत से कुछ जरूरी सामान खरीदा और एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम शुरू कर दिया ताकि उनके रोजमर्रा के खर्चे चल सकें। एक शाम समीर कमरे में आया तो उसने देखा कि माया का कॉलेज का पुराना बैग एक कोने में धूल से अटा पड़ा था। उसने आगे बढ़कर बैग उठाया, उस पर से मिट्टी झाड़ी और उसे माया के सामने टेबल पर रख दिया। माया ने हैरानी से बैग को और फिर समीर को देखा। ये किस लिए लाला? समीर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। माया, तुम 12 में हो और तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तुमने इतने अरसे से किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। माया ने उदासी से सर झुका लिया। पढ़ाई का क्या फायदा? मेरे अपने घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। मेरा कॉलेज जाना
मेरी शिक्षा सब खत्म हो गया। मैं अब कहाँ जाऊंगी पढ़ने? कौन कहते कि सब खत्म हो गया? समीर ने प्रेम भरे लहजे में कहा, जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो और इसे बीच में मत छोड़ो। लेकिन लाला, मैं अकेले कैसे? तुम अकेली नहीं हो। समीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, तुम प्राइवेट एग्जाम्स दोगी, मैं खुद तुम्हें रोज शाम को पढ़ाऊंगा। मैं भी तो वही विषय पढ़ने हैं जो तुम्हारे हैं। तुम अपने भविष्य को उन लोगों की वजह से बर्बाद नहीं कर सकती जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। माया ने समीर के चेहरे की संजीदगी को देखा। उसे लगा जैसे अंधेरे रास्ते पर उसे रोशनी की किरण मिल गई हो। क्या क्या मैं वाकई दोबारा पढ़ सकूंगी? उसने दबी आवाज में पूछा। बिल्कुल पढ़ सकती हो। समीर ने मुस्कुराकर एक किताब खोली और उसके सामने रख दी। चलो आज से शुरुआत करते हैं, पहला चैप्टर निकालो। उस दिन के बाद से फ्लैट की हवा बदलने लगी। हर शाम दिन भर के काम से फारिग होकर समीर माया को लेकर बैठ जाता। वो उसे एक एक विषय विस्तार से समझाता, उसके टेस्ट लेता और जहां उसे कठिनाई होती वहां सब्र के साथ उसे की राह दिखाता। शुरू में माया का ध्यान भटक जाता, उसे पुरानी बातें याद आती तो वो किताब पर आंसू बहाने लगती, लेकिन समीर कभी गुस्सा नहीं होता था। वो खामोशी से उसे पानी का ग्लास देता, उसका ध्यान बांटने के लिए कोई हल्की फुल्की बात करता और फिर से पढ़ाई की तरफ ले आता। समीर के इस निस्वार्थ प्रेम, आदर और स्नेह से आहिस्ता आहिस्ता माया के जख्मों पर मलहम का काम किया। माया का दिल संभलने लगा, उसके चेहरे का पीलापन खत्म होने लगा और उसकी आंखों में जिंदगी की उमंग वापस आने लगी। एक रात जब समीर उसे फिजिक्स का एक मुश्किल फॉर्मूला समझा रहा था, माया अचानक किताब से नजरें हटाकर समीर को देखने लगी। क्या हुआ माया? समझ नहीं आया? समीर ने सवालिया नजरों से पूछा। समझ आ गया लाला, माया ने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ कहा, जो अरसे के बाद उसके चेहरे पर आई थी। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। आपने मुझे गिरने नहीं दिया। समीर ने नरमी से मुस्कुराकर किताब बंद की। मैंने कुछ नहीं किया माया, की तुम्हारी अपनी हिम्मत है। बस याद रखना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें खुद को साबित करना है, अपने लिए और अपनी इज्जत के लिए। माया ने दिली दिल में भगवान का शुक्र अदा किया। उस छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में जहां बाहर की दुनिया की नफरत पहुंच नहीं सकती थी, उन्होंने एक नई आत्म सम्मान और आशावादी जिंदगी की बुनियाद रख दी थी। तकरीबन 6 महीने के अरसा गुजर चुका था। घर में बजाय जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी, लेकिन घर की रौनक और हंसी मजाक हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। माया और समीर की गैर मौजूदगी गहरे और खामोश दुख की तरह हर कमरे में मौजूद थी। वो सब भी अब पहले की तरह एक साथ नहीं बैठते थे और घर के बड़े हर वक्त एक नामालूम बोझ तले दबे नजर आते थे। एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त घर के बाहर पुलिस की चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एसएसपी असद खान उतरे। वो इलाके के इंतहाई ईमानदार और सीनियर ऑफिसर थे और इत्तेफाक से दाजी के एक पुराने परिचित भी थे। जब एसएसपी असद खान घर के अंदर दाखिल हुए तो राकेश जी और रमेश जी घबराकर खड़े हो गए। उनके दिलों में फिर वही 6 महीने पुराना खौफ जाग उठा कि कहीं पुलिस दोबारा कोई नया मामला लेकर तो नहीं आ गई। नमस्ते रहमान साहब, एसएसपी असद ने हॉल में दाखिल होते दाजी से हाथ मिलाया। नमस्ते असद बेटा, खैरियत तो है? आज अचानक कैसे आना हुआ? दादी ने चिंता से पूछा और उन्हें सोफे पर बिठाया। दादी, जहां एक बहुत जरूरी और महावत पुराना बात के सिलसिले में आया हूँ, एसएसपी असद ने संजीदगी से कहा और अपने साथ लाए हुए एक सरकारी लिफाफे को टेबल पर रख दिया। ये बात आपके खानदानी सम्मान और आपके बच्चों के संबंध में है। राकेश जी और रमेश जी के चेहरों को रंगत उड़ गई। रमेश जी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या समीर और माया के बारे में कोई बात है? जी बिल्कुल, एसएसपी असद ने गहरी सांस ली। 6 महीने पहले आपके बेटे समीर और भतीजी माया को हमारे थाने के जिस इंस्पेक्टर ने रात के वक्त गाड़ी से पकड़ा था, उसे और उसके साथ मौजूद पूरे स्टाफ को कल रात एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते दाजी और दोनों भाई चौंक उठे। गिरफ्तार? लेकिन क्यों असद बेटा? दाजी ने पूछा। क्योंकि वो इंस्पेक्टर एक इंतहाई बराश्त और ब्लैकमेलर इंसान था, एसएसपी असद ने खुलासा किया।
आदतन यही धंधा कर रहा था। रात के वक्त शरीफ और खानदानी लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाना, मामूली बातों पर उनके खिलाफ झूठे नाटक मामले बनाना और फिर खानदान की बदनामी का डर दिखाकर लोगों से लाखों रुपए की रिश्वत बटोरना उसका मामूल था। राकेश जी ने हैरानी से अपने भाई रमेश की तरफ देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। असद साहब, आपका मतलब क्या है? राकेश जी ने आगे झुकते हुए बेताबी से पूछा। मेरा मतलब ये है राकेश जी कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक और हादसा था। एसएसपी असद ने जोर देकर कहा। जांच के दौरान जब उस इंस्पेक्टर और उसके साथ मौजूद कांस्टेबल से अलग अलग कड़ाई से पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। कांस्टेबल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उस रात गाड़ी में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हो रही थी। ये जुमला सुनते ही जैसे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हॉल के करीब खड़ी माया की माँ और बड़ी ताई जी का कदम वहीं जम गए। एसएसपी असद ने लिफाफे में से एक फाइल निकाली और पढ़कर सुनने लगा। कांस्टेबल के बयान के मुताबिक उस रात लड़की को पहली बार एक मेडिकल इश्यू हुआ था, जिसकी वजह से वो इंतहाई खौफजदा थी और उसके कपड़े खराब हो चुके थे। वो गाड़ी के अंदर अपने कपड़े संभाल रही थी। उसका कजन समीर गाड़ी के बाहर खड़ा होकर एक बड़े भाई और रक्षक की तरह उसे तसल्ली दे रहा था और मदद कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर ने जब देखा कि लड़की रो रही है और लड़का परेशान है तो उसने इस मजबूरी और हादसे को गलत रंग दे दिया ताकि आप लोगों से भारी रकम वसूल की जा सके। एसएसपी असद ने फाइल बंद की और टेबल पर 5 लाख रुपए का चेक रखते हुए बोले, ये वो 5 लाख रुपए हैं जो उस ऑफिसर ने आपसे रिश्वत के तौर पर लिए थे। पुलिस विभाग की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं कि हमारी एक बराश अधिकारी की वजह से आपके निर्दोष बच्चों को इस जिल्लत से गुजरना पड़ा। ना तो समीर की कोई गलती थी और ना ही माया की। वो दोनों बिल्कुल निष्पाप और बेकसूर थे। एसएसपी असद खान तो अपनी बात मुकम्मल करके और सरकारी कागजात रखकर चले गए, लेकिन घर के हॉल में जो जल्जला आया उसकी कोई हद नहीं थी। सच्चाई का एक खुलासा इतनी शिद्दत से हुआ था कि सबके पांव तले से जमीन निकल गई। राकेश जी के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया और शीशा चकनाचूर हो गया। रमेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और सोफे पर टिके रह गए। दादी के हाथ से उनकी लाठी छूटकर गिर पड़ी और उनका वजूद कांपने लगा। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? दादी के मुंह से एक दर्दनाक आह निकली। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। हमने अपने निर्दोष बच्चों पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। माया की माँ जारो जार रोते हुए फर्श पर बैठ गई। हाय मेरी बच्ची, मेरी मासूम माया, वो चीख चीख कर कह रही थी कि मम्मी मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया। और मैंने रमेश जी की आवाज हलक में अटक रही थी। उनका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। मैंने अपने बेटे के गिरबान पकड़ा। मैंने उसे कहा, उसकी सफाई पर एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं किया। उसने कहा था कि अभी लेडी डॉक्टर से मेडिकल करवा लें, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। हमने उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया कि उन्होंने हमें बदनाम किया और जलील करके घर से निकाल दिया। राकेश जी ने तड़प कर कहा। उनका सीना गहन पछतावे से जल रहा था। वो दोनों बच्चे सच्चे थे और हम बड़े होकर भी अंधे हो गए। हमने पुलिस वालों के झूठ पर यकीन कर लिया, लेकिन अपने पाले हुए बच्चों को के चरित्र पर एतबार नहीं किया। हॉल में मौजूद तमाम कजन्स अनन्या, रोहन और काव्या भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। वो याद कर रहे थे कि किस तरह इन्होंने भी माया और समीर को हकारत की नजर से देखा था और उनका साथ नहीं दिया था। हमने अपने हाथों से उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। बड़ी ताई जी ने रोते हुए कहा, उन्हें उस पुराने 2 कमरों के फ्लैट में अकेला छोड़ दिया। पता नहीं वो वहां किस हाल में रह रहे होंगे। दादी ने बामुश्किल खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोले, राकेश जा फौरन गाड़ी निकाल। हम अभी इस वक्त समीर और माया के पास जाएंगे। हम उनके पांव पकड़कर उनसे माफी मांगेंगे। हमने अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अधर्म किया है। पूरा खानदान गहन शर्मिंदगी और पछतावे की आग में जल रहा था। जिन बच्चों को उन्होंने दागदार समझकर घर से धक्का देकर निकाल दिया था, आज वही बच्चे उनकी अपनी नजरों में निर्दोष देवता बन चुके थे और वो खुद अपने फैसलों पर मुजरिम बनकर खड़े थे। असर का वक्त था। छोटे से फ्लैट की खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी। टेबल पर माया की किताबें खुली हुई थी और वो समीर के बताए हुए पॉइंट्स अपनी कॉपी पर नोट कर रही थी। समीर करीब ही बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। फ्लैट का माहौल बिल्कुल पुरसकून और आत्म सम्मान से भरा हुआ था।
यहाँ पहले जैसी आलीशान सुविधाएं तो नहीं थीं, लेकिन सुकून, इज्जत और एक दूसरे का आदर मौजूद था। और यही उनकी नई दुनिया थी। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। समीर ने हैरानी से माया की तरफ देखा, फिर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे समीर ने कुंडी खोली, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। दरवाजे के बाहर दाजी खड़े थे, उनके साथ राकेश जी, रमेश जी, माया की माँ और बड़ी ताई जी मौजूद थे। सबके चेहरों पर घन पछतावा था और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। पापा, दाजी, समीर के मुंह से हैरानी के आलम में सिर्फ इतना ही निकला। इससे पहले कि समीर को समझ पाता, माया की माँ सिसकियां लेती हुई फौरन अंदर दाखिल हुई और सीधी कमरे में मौजूद माया की तरफ बढ़ी। माया, जो हैरानी से खड़ी हो चुकी थी, अपनी माँ को यूं पछताते और रोते हुए देखकर शर्मसार रह गई। मेरी बच्ची, मेरी मासूम माया। मैंने आगे बढ़कर माया को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मेरी मैं अंधी हो गई थी। मैंने तेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा, काश उससे मेरा हाथ टूट जाता। मुझे माफ कर दे। माया ने के जिस्म एक लर्जिश दौड़ गई। वो खामोश खड़ी रही। न उसने माँ को दूर धकेला और ना ही पहले की तरह तड़प कर उनके गले लगी। इसी दौरान दाजी, राकेश जी और रमेश जी भी कमरे में दाखिल हो गए। रमेश जी आगे बढ़कर समीर को दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उनकी आंखों से आंसू टूटकर समीर के हाथों पर गिरने लगे। समीर बेटा, अपने इस नादान और जालिम पिता को माफ कर दो। रमेश जी की आवाज पछतावे से कांप पड़ी। थाने से एसएसपी आया था, उससे सब सच बता दिया। बेटा, उसने बताया कि उस रात तुम दोनों बिल्कुल बेकसूर थे। वो पुलिस वाला सिर्फ रिश्वत के लिए तुम पर कीचड़ उछाल रहा था। तुम सच्चे थे समीर, और हम बड़े होकर भी झूठे निकले। राकेश जी भी माया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माया बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। हमने पुलिस के झूठ पर यकीन कर लिया, लेकिन अपनी औलाद की निष्पापता पर एतबार नहीं किया। हमने तुम्हें जलील किया, तुम पर लच्छन लगाया और तुम्हें घर से निकाल दिया। हम तुम्हारे अपराधी हैं बेटा। दाजी ने अपनी लाठी साइड पर की और कांपते हाथों से समीर और माया के सर पर हाथ रखा। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने उस बूढ़े दाजी के सर गर्व से बुलंद कर दिए, लेकिन हम अपने फैसले पर अत्यंत शर्मिंदा हैं। अब यह अधर्म मजीद नहीं होगा। दाजी ने इंतहाई इल्तिजा भरे लहजे में कहा, अपना सामान उठाओ और अपने घर वापस चलो। नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम पूरे खानदान और मोहल्ले वालों के सामने तुम दोनों की बेगुनाही का ऐलान करेंगे और तुम्हें वो तमाम इज्जत देंगे जिसके तुम हकदार हो। चलो मेरे बच्चों, अब देर मत करो। बड़ी ताजी भी रोती हुई बोली, हाँ माया बेटा, चलो वापस। ये 2 कमरों का छोटा सा और वीरान फ्लैट तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तुम लोग हमारे घर के बच्चे हो, चलो हमारे साथ। कमरे में कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। समीर और माया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में ना तो अपने घर वालों के लिए कोई बदले की आग थी, ना गुस्सा और ना ही कोई नफरत। उनके चेहरों पर सिर्फ एक गहरी परिपक्वता, आत्मसम्मान और सब्र की लकीरें थीं। समीर ने आगे बढ़कर अपने पिता के जुड़े हुए हाथों को इंतहाई आदर से नीचे किया। पापा, दाजी, आप सब हमारे बड़े हैं। समीर ने बिल्कुल धीमी और गंभीर आवाज में कहा, आप लोगों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया। आपका शैतान हमारे सर पर है। आप लोग हमारे सामने हाथ ना जोड़े और ना ही माफी मांगे, इससे हमें तकलीफ होगी। माया की माँ ने फौरन माया का हाथ थामा। तो फिर चलो ना बेटा, गाड़ी बाहर खड़ी, अपना सामान समेटो। माया ने आहिस्ता से अपना हाथ अपनी माँ के हाथ से छुड़ाया और इंतहाई नरम लेकिन मजबूत लहजे में बोली, मम्मी पापा, हमने आप लोगों को उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन हम उस घर की दहलीज से बाहर निकले थे। हमारे दिलों में आपके लिए कोई दवेश या शिकायत नहीं है। हम आपके बच्चे और हमेशा रहेंगे। तो फिर तुम वापस चलने में देर क्यों कर रही हो माया? राकेश जी ने बेताबी से पूछा। समीर ने गहरी सांस ली और दादी की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि पापा, हम अब उस घर में कभी वापस नहीं जा सकते। ये सुनते घर के तमाम बड़ों पर सन्नाटा तारी हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो समीर? रमेश जी का रंग उड़ गया। क्या तुम अपने पिता को माफ नहीं करोगे? मैंने कहा ना पापा, हमने आपको माफ कर दिया। समीर ने सफाई देते हुए कहा, लेकिन माफ कर देने और वापस लौट आने में बहुत फर्क होता है। जब एक बार भरोसा और आत्मसम्मान का शीशा टूट जाए तो टुकड़े जोड़ने से भी दरारें खत्म नहीं होती। माया ने आगे बढ़कर अपने पिता राकेश जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पुराने जख्म तैर रहे थे। पापा, उस रात मुझे आपके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब जिंदगी में पहली बार मैं बहुत खौफजदा हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस समय सबने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे धुतकार दिया। मम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और आप मुझे घर से निकाल दिया। माया की आवाज में लर्जिश आई, लेकिन वो रोई नहीं। वो बड़ा घर हमारा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी दीवारें हमें उस रात सुरक्षा न दे सकी।
और इस छोटे से 2 कमरों के फ्लैट ने जो बिल्कुल पुराना और वीरान था, हमें छत भी दी, इज्जत भी दी और सुकून भी दिया। हमें यहाँ एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी और अपने बिखरे वजूद को दोबारा जोड़ा है। लेकिन माया बेटा, वो तुम्हारा अपना घर है। दाजी ने रोते हुए इल्तिजा की। तुम इस छोटे से फ्लैट में अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? दाजी, घर दीवारों और सुविधाओं से नहीं बनता, घर विश्वास से और आदर से बनता है। समीर ने दाजी के हाथ चूमते हुए आदर से कहा, हम इस छोटे से फ्लैट में खुश हैं और पुरसुकून हैं। मैंने यहाँ अपना काम संभाल लिया और माया की पढ़ाई दोबारा शुरू करवा दी है। हम यहाँ अपनी मेहनत से, सच्चाई से और आत्म सम्मान भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम वापस उस बड़े घर में आ गए तो हम हर लम्हा अपने अटेट की जिल्लत को याद करते रहेंगे और वो दम घुटने वाली जिंदगी हम नहीं जीत सकते। क्या तुम हमसे नाता तोड़े हो समीर? रमेश जी ने सदमे से पूछा। हरगिज नहीं पापा, समीर ने मुस्कुराकर कहा। आप हमारे माता पिता हैं, हम आपके पास आते रहेंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपको जब भी हमारी जरूरत होगी हम हाजिर होंगे। लेकिन हम अब उस घर में एक मेहमान की तरह आएंगे, घर के स्थायी सदस्य बनकर नहीं। हमारा घर अब यही फ्लैट है। घर के बड़े माया और समीर के इस पक्के और आत्म सम्मान भरे फैसले के सामने बिल्कुल बेबस हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि वो क्या खो चुके थे। उन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों के विश्वास का हत्या कर दिया था और अब वो चाह कर भी इस अटेट को बदल नहीं सकते थे। राकेश जी और रमेश जी ने रोते हुए समीर और माया के सर पर हाथ रखा। माया की मां ने आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगाया और उसका चेहरा छुआ। ठीक है मेरे बच्चों, दाजी ने अपनी लाठी संभाल कर अतियान दुख और पछतावे से कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम तुम्हारे फैसले के आधार करते हैं। लेकिन याद रखना, उस बूढ़े दादी के आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगे। घर वाले पछताते हुए, खामोश और रोते हुए एक एक करके फ्लैट का दरवाजा पार करके बाहर निकल गए। जब दरवाजा दोबारा बंद हुआ तो फ्लैट में एक बार फिर वही गहरा सन्नाटा छा गया। समीर ने दरवाजे की कुंडी लगाई और पलटकर माया की तरफ देखा। माया खिड़की के पास खड़ी बाहर जाते हुए अपने घर वालों की गाड़ी को देख रही थी। समीर उसके करीब आया, नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। माया ने पलटकर समीर की तरफ देखा और एक हल्की सी पुरसुकून मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ मजबूती से थाम लिया। उन्हें पता था कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, उनका छोटा सा घर अब उनका सबसे बड़ा रक्षक था। तकरीबन 2 साल का लम्हा समय गुजर चुका था। शहर के आखिरी कोने में सिर्फ वो पुराने 2 कमरों का फ्लैट अब उदास नहीं लगता था। माया ने अपने हाथों से छोटे से घर को प्रेम और सलीके से सजा दिया था। खिड़कियों पर हल्के रंग के पर्दे लटक रहे थे, गमलों में ताजा फूल खिले थे और कमरे में हर वक्त एक और पुरसुकून सुगंध फैले रहती थी। ये छोटा सा घर उनकी मेहनत, इज्जत और आत्म सम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण था। वक्त के साथ साथ उनके रिश्ते का रूप भी बदल चुका था। जो रिश्ता आकस्मिक परिस्थितियों, जबरदस्ती के विवाह और पारिवारिक दबाव के तहत कायम हुआ था, वो अब दुनिया की सबसे पवित्र और सच्ची मोहब्बत में ढल चुका था। समीर के निस्वार्थ प्रेम, आदर और हर कदम पर ढाल बनकर खड़े रहने ने माया के दिल में उसके लिए बेपनाह प्रेम और श्रद्धा पैदा कर दी थी, जबकि माया की सादगी, दया और वफादारी ने समीर को उसका दीवाना बना दिया था। सुबह का वक्त था। माया किचन में चाय बना रही थी और साथ ही नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे पर एक पुरसुकून और दिलकश मुस्कुराहट थी, जो सिर्फ एक संतुष्ट और खुशहाल जिंदगी का हिस्सा होती है। समीर कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो चुपके से किचन में आया और माया के पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माया, अंदाजा लगाओ इस लिफाफे में क्या है? समीर ने मुस्कुराते हुए उसके कान में धीमी आवाज में कहा। माया ने चूल्हा बंद किया और पलटकर हैरानी से समीर की तरफ देखा। क्या है इसमें? कहीं आपका कोई नया प्रोजेक्ट तो मंजूर नहीं हो गया? इससे भी बड़ी खबर है। समीर ने लिफाफा माया के हाथ में थमा दिया। तुम्हारा बीए का रिजल्ट आ गया और तुमने पूरे डिग्री कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। माया ने जल्दी से लिफाफा खोला और अपना मार्कशीट देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उसने तड़प कर समीर की तरफ देखा और बेख्तियार उसके सीने से लग गई। समीर, ये सब आपकी मेहनत वजह से हुआ है। माया ने खुशी से रोते हुए कहा, अगर उस दिन आप मुझे ना संभालते, मुझे पढ़ने का हौसला न देते, तो मैं कब की टूट चुकी होती। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। समीर ने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर प्रेम से लिप्स रख दिए।
मैंने कुछ नहीं किया माया, ये तुम्हारी अपनी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो बस इस बात पर ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस हादसे ने तुम्हें मुझ जैसी बेहतरीन हमसफर दी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ माया। माया ने उसके सीने पर सर रख दी और मुस्कुराई। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप मेरी दुनिया है। वो अपने छोटे से घर में एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। उसी दिन दोपहर के वक्त समीर ने माया की शानदार कामयाबी की खुशी में एक मिठाई का बड़ा डब्बा खरीदा। चलो माया, समीर ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, आज तुम्हारा रिजल्ट आया, हम घर चलते हैं और सबका मुंह मीठा करवाते हैं। माया ने अपनी सादी और सुंदर कपड़े सही किए और अपना हैंडबैग उठाया। जी बिल्कुल, चलते हैं, मम्मी और पापा भी खुश होंगे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी घर के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई। ये वही घर था जहां से 2 साल पहले उन्हें जलील करके निकाला गया था। लेकिन आज जब समीर और माया गाड़ी से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर ना तो पुरानी जिल्लत का डर था और ना ही कोई अहंकार। उनके चेहरों पर सिर्फ एक आत्मसम्मान भारी सवंतरा थी। उन्हें देखते ही दाजी, राकेश जी, रमेश जी और माया की माँ फौरन बाहर निकल आए। माया बेटा समीर। राकेश जी ने आगे बढ़कर दोनों को गले से लगाया। उनके चेहरे पर अपने बच्चों को देखकर बेपनाह खुशी और प्रेम था। आओ मेरे बच्चों, अंदर आओ, दाजी ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा और उनके सर पर हाथ रखा। पूरा खानदान हॉल में जमा हो गया। कजन्स भी उनके आसपास जमा हो गए। हर व्यक्ति उनके आवत भगत में लगा हुआ था। उनके लिए बेहतरीन आसान बिछाए गए और हर संभव तरीके से उन्हें इज्जत देने की कोशिश की जा रही थी। समीर ने मिठाई का डब्बा दाजी के सामने रखा। दाजी, माया का रिजल्ट आया, इसने पूरे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये सुनते पूरे हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, बहुत बहुत बधाई हो मेरी बच्ची। रमेश जी ने माया के सर पर हाथ रखा। राकेश, देखो, हमारी बेटी ने हमारा सर गर्व से बुलंद कर दिया। माया ने मुस्कुराकर सबकी बधाई कबूल की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक दूरी थी, एक ऐसी दूरी जो प्रेम के बावजूद खत्म नहीं हो सकती थी। घर का माहौल बहुत खुशगवार था, लेकिन समीर और माया का व्यवहार बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मेहमान अपने दूर के रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं। वो ना तो किसी पुराने कमरे में गए, ना उन्होंने अपने पुराने कपड़ों या सामान के बारे में पूछा और ना ही घर की आंतरिक बातों में कोई रुचि दिखाई। वो सोफे पर अत्यंत शिष्टाचार और आदर से बैठे रहे। आधे घंटे गुजरने के बाद माया की माँ ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, माया बेटा, मैंने किचन में तुम दोनों की पसंद का खाना बनवाना शुरू कर दिया। आज तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, रात का खाना हम सब एक साथ खाएंगे और तुम लोग आज रात अपने पुराने कमरे में सोना। दादी ने फौरन समर्थन किया। हाँ समीर, अब तुम लोग अक्सर आते हो, लेकिन आधे घंटे में वापस चले जाते हो। आज का दिन हमारे साथ गुजारो बेटा। समीर ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और नरमी से लेकिन अत्यंत स्पष्ट लहजे में बोला, नहीं पापा, आपके प्रेम का बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें अब वापस निकलना होगा। शाम को मेरे कुछ काम के क्लाइंट से मीटिंग है और माया को भी अगले कोर्स की तैयारी करनी है। हमने सोचा था कि बस चाय पियेंगे, आप सबसे मिलेंगे और निकलेंगे, लेकिन बेटा खाना तो बन रहा है। राकेश जी ने उदासी से कहा, हम फिर किसी दिन आ जाएंगे पापा। माया ने नरमी से अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, चाय बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। उन्होंने मजीद कोई बहस नहीं की, खामोशी से चाय की आखिरी घूंट पी, सबसे अत्यंत आदर के साथ हाथ मिलाया, दादी के पांव छुए और घर से बाहर निकल गए। घर के तमाम बड़े और कजन्स उन्हें गेट तक छोड़ने आए और आशाहीन नजरों से उन्हें जाती हुई गाड़ी को देखते रहे। वो जानते थे कि अपने बच्चों से माफी तो मिल चुकी है, लेकिन उस घर के दिल में वो सतान और हक कभी वापस नहीं पा सकते जो 2 साल पहले खो चुका था। गाड़ी शहर की सड़क पर चलती जा रही थी। शाम का सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गाड़ी की विंड स्क्रीन पर पड़ रही थी। माया खिड़की से बाहर फैले मंजर को खामोशी से देख रही थी। उसका चेहरा पुरसकून था, लेकिन आंखों की गहराई में एक हल्का सा साया तैरा था। समीर ने ड्राइव करते हुए एक नजर माया पर डाली और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। क्या सोच रही हो माया? समीर ने नरमी से पूछा। माया ने गहरी सांस ली और समीर की तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं बस अपने घर वालों के बारे में सोच रही थी, मम्मी, पापा, दादी। क्या अभी भी उनसे कोई शिकायत है? शिकायत नहीं है समीर। माया की आवाज धीमी और संजीदा हो गई, लेकिन एक दुख जरूर है जो शायद जिंदगी भर मेरे दिल के किसी कोने में रहेगा।
समीर ने खामोशी से उसकी बात सुनी। हमने उन्हें माफ कर दिया, हम उनके पास जाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनसे मेहमानों की तरह मिलते हैं। माया ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आंखों में एक पुराना दुख चमक रहा था। लेकिन जब भी मैं उस घर में कदम रखती हूँ, मुझे वो रात याद आती है। मुझे ये बात आज भी तकलीफ देती है कि जिन माता पिता ने मुझे पाला, जिन पर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास था, जब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया, जब मैं बेकसूर थी और मुझे अपने पिता के सहारे और माँ की ममता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने बच्चों पर एतबार नहीं किया। उन्होंने पुलिस के एक झूठ को सच मान लिया, लेकिन अपनी औलाद की निष्पापता पर यकीन नहीं किया। समीर ने गाड़ी की रफ्तार कम की और माया के हाथ को अपने लिप्स से लगा लिया। तुम बिल्कुल सच कह रही हो माया। समीर ने भी एक दुख भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते। विश्वास एक ऐसी नाजुक चीज है जो एक बार टूट जाए तो हजार बार जोड़ने पर भी पहले जैसा नहीं रहता। यही वजह है कि हम उनके साथ रहते हुए भी उनसे दूर हैं। लेकिन मुझे अब इस बात का कोई दुख नहीं है समीर। माया ने समीर की आंखों में देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक सच्चाई और खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। क्योंकि उस परीक्षा ने मुझे आपसे मिला दिया। अगर वो हादसा ना होता, अगर वो लोग हम पर अत्याचार ना करते, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा कजन समीर कितना महान और आत्म सम्मान भरा इंसान है, और ना ही हमें ये सच्चा प्रेम नसीब होता। समीर ने मुस्कुराकर माया के हाथ को मजबूती से थाम लिया। गाड़ी उनके छोटे से फ्लैट के पास आकर रुकी। उन्होंने गाड़ी से उतरकर अपने छोटे से घर की तरफ कदम बढ़ाए। वो जानते थे उनका 2 कमरों का फ्लैट उस बड़े घर जितना बड़ा और आलीशान नहीं था, लेकिन वहां झूठ, अविश्वास और अत्याचार भरे फैसले नहीं थे। वहां सिर्फ सच्चाई थी, आधार था और उन दोनों का अमर और सच्चा प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो हर परीक्षा को पार करके विजय हुआ था।